ठीक है। सेल्स यूनिट 1000 है, उसके बाद बोला है यूनिट सेल प्राइस 55 है, 50 है। ग्रॉस मार्जिन जो है वो कितना है, 45% है। दूसरा बोला है 1200 यूनिट बेचते हैं, सेल 55 हो जाती है और 48 की मार्जिन है, तो इंक्रीज हुआ 3% से। इसको एक बार नंबर में एक्सप्रेस किया था क्या आपने? हाँ सर, हेलो। नंबर में वैसे निकाल के तो देखा था मैंने, बट कैसे वो समझ में नहीं आया। देखो, लेट सेल्स, सॉरी, सेल्स प्राइस दिया हुआ हमारे पास 55 है, 55 है ना, 55 का हमारा सेल प्राइस है, साथ में हम 1000 यूनिट बेचते हैं। इसका मतलब है कि जब सेल्स वैल्यू बनी होगी तब कितनी, तब जब सेल्स वैल्यू बनी होगी तब इसकी सेल्स वैल्यू कितने की बनी होगी, 55,000 की बनी होगी। दूसरे 50,000, पहला वाला सेल प्राइस 50 है। दूसरे एंड पे इन्होंने कहा कि जी ईयर 2 पे 1200 है और ये 5500 है, 55 है सेकेंड ईयर पे। अच्छा, जीपी का रेट है 45, जीपी का रेट है तो दिस सर ये क्या कैसे निकाला आपने? ये मैंने निकाला कि 1000 पे 22,500 है, हाँ, तो जैसे 1200 यूनिट, 27,000 और ये तो 12,000 यूनिट पे कितना होगा, 1200 यूनिट पे कितना होगा? 1200। और अभी जो करंट जीपी है वो क्या है, या दोनों के गैप कितने हैं? सर कैसे, मेरे को समझ में नहीं आता। देखिए अभी का जीपी कितना है, 31,680 है। हम्म, ठीक है, उसके बाद आपका कैलकुलेशन के हिसाब से 27,000 बनता है, तो एक्चुअल में गैप आपको कितने का आया, 4680 का आया। अब 4680 जो है वो कितना परसेंट है, 2700 का 17.33% है। अब सर मैं वेट 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 सर, ये कैलकुलेशन मैं कैलकुलेटर में करके देख रही हूँ सर। ये 27,000 आपने जो निकाला वो कैसे निकाला, 1200 के हिसाब से कैसे? देखो आप, 22,500 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 1200। बट सर ये 1200 में क्यों देख रहा है? क्योंकि आपकी यूनिट इंक्रीज हो गए ना जी। अच्छा, जो मतलब जो 1000 में इतना आ रहा है, 1200 में कितना आएगा, आपने वैसे करके देखा जी 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 जी। है? ठीक है, अब ये जो है, हाँ सर। ये अब ये देखा जाए तो अगर इसके कंटेक्स्ट में कितना परसेंट है, 9% है इसके कंटेक्स्ट में, पुराने वाले के। और अगर जीपी के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो 17% है। आप उसके आंसर्स पढ़ेंगे और चेक करेंगे किसमें फॉल करता है। सर ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे होंगे, ये तो दिमाग में आएगा ही नहीं कि इसको ऐसे करके देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एग्जाम पे बस आपके तुक्के ही जाएंगे। अगर आप पहले एक बार चेक कर लें, अगर काम आसान हो गया तो फिर मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। बोल रहा द डॉलर अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज बाय 3% ड्यूरिंग द ईयर, इंक्रीज 9% से हुआ है। द कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड डिक्रीज 3%, कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड, कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड 3%।
नहीं, सेल्स प्राइस घट गया है ना जी, सेल्स सी का प्राइस सॉरी सेल्स प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो कॉस्ट तो घटा नहीं है। कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर इन लाइन ऑफ इंक्रीजिंग यूनिट प्राइस। हाँ, ये डी का आंसर परफेक्ट लग रहा है। द कॉस्ट द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल प्राइस एक्सीड द परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट। ये डी सही लग रहा है। वैसे आपके पास आंसर है इसके? सर इसका आंसर का फोटो लेना भूल गई मैं, वो मेरे को चेक करना पड़ेगा, बाकी 2-3 के तो लिए। इसकी आंसर जो है आई बिलीव डी बननी चाहिए। लेट मी चेक, अगर मेरे को मिलता है तो। इसके आंसर जो है वो है जी, द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल प्राइस। इसका आंसर है द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल प्राइस एक्सीड द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। अब पूछेगा कैसे किया इन्होंने, तो इनके तो बड़े लंबे कैलकुलेशंस है, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं ये भेज दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे आपको। पर इन्होंने भी वही 17.5 पे ही कैलकुलेशन फाइनल किया। आप लिंक पे क्लिक करो। हाँ, लिंक पे क्लिक करो, देखो उन्होंने ये जो कैलकुलेशन फाइनल किया वो इस पे फाइनल किया। ये चाइनीज सीएमए में भी पूछा हुआ सवाल है। सर ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करूं? क्वेश्चंस तो करने जरूरी है। एक सेकेंड, इसमें कैसे बता रहा है, लेट मी चेक सो दैट आई कैन हेल्प यू इन। पहले ईयर पे कॉस्ट इन्होंने निकाला सबसे पहले, इसका मतलब पहले ईयर पे इन्होंने, जस्ट लेट मी गिव मी 1 मिनट, तो इन्होंने पहले साल पे कॉस्ट निकाला माइनस दिस, अच्छा कॉस्ट की इंक्रीज जो हुई है ये हुई, इसको डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 1200 किया, 1200 का कॉस्ट आ गया। अब ये दिस माइनस दिस 1320 डिवाइड बाई दिस, ये तकरीबन 4% होता है, 4% होता है कॉस्ट का इंक्रीज, 4% हुआ, जबकि सेल का इंक्रीज कितना, सेल की इंक्रीज इन्होंने दिखाई डिवाइड बाई इसका मतलब है this minus this, देखिए काजल ये सवाल आप आंसर कर सकती हैं एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि इनके अगर आपने सबसे पहले तो एक बार आपको चेक खाली करना था, क्या पता है, ये जीपी के परसेंटेज चेक करने थे। दिस वाज द फर्स्ट वर्क, पहला काम ये था आपको। कैसे सर? ये जीपी के परसेंटेज जो चेक करने थे, 17% कितना से नेट जीपी इंक्रीज हुआ, ये पहला काम आपको था। क्योंकि यहाँ पे नीचे लिखिए, दिखा हुआ है क्या, दी डॉलर अमाउंट ग्रॉस इज इंक्रीज बाय 3%, जो कि ऐसा नहीं है, बल्कि अगर इसके फॉर्म में अगर बात किया जाए, ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्म में अगर बात किया जाए, तो ग्रॉस प्रॉफिट इटसेल्फ 17% से बढ़ा है, तो लाइन नंबर डी वहां पे कैंसिल हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद जो बोला कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड डिक्रीज बाय 3%, तो आपने अगर सामने सामने इस तरह से कैलकुलेशन कर लिया कि हाँ जी 48 था 45 हो गया, तो जीपी में क्या हुआ होगा, कॉस्ट कम गया होगा, बट आपके पास नेट में देखा जाए तो आपकी सेल प्राइस क्या हो गई थी, सेल प्राइस इंक्रीज हो गई थी। तो 100% कॉस्ट डिक्रीज का चक्कर नहीं है, नहीं समझे, यानी हाँ सर, ये तो समझ गया। दो फैक्टर काम कर रहा था। फिर आ रहा था कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो गया विद द इंक्रीज इन सेल प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमको चेक तो है, सही है कि कॉस्ट प्राइस इंक्रीज भी हुआ है, ठीक है, और साथ में हमारा जो है कॉस्ट प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, सेल प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 3 है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका जो, अगर आपके पास बी नंबर नहीं होता तो आपके लिए सी सही होता, क्योंकि आपके कॉस्ट भी इंक्रीज हुए थे इवेंचुअली और सेल प्राइस भी इंक्रीज हुए थे। लेकिन बी सबसे परफेक्ट इसलिए है क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में जब आपने एक्सप्रेस किया तो आपकी सेल प्राइस जो इंक्रीज हुई थी वो 10% से हुई थी, जबकि आपकी कॉस्ट जो इंक्रीज हुई थी वो आपकी सिर्फ 4% से हुई थी, ठीक है। तो आपके लिए बी जो है परफेक्ट आंसर है। अदरवाइज आप सी आंसर कर सकते थे, लेकिन अगर बी नहीं होता तो सी आपका एक्सेप्टेबल है। आपको मोस्ट एक्यूरेट आंसर देना है, तो मोस्ट एक्यूरेट यहाँ पे बी है। ठीक है, चलो दूसरे सवाल देखता हूँ। अभी ये क्लियर है या इसमें कोई मजीद और कोई ये चाहिए? सर क्लियर तो नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे हो रहा है, ये कैलकुलेटर से करके देख रही थी तो हुआ ही नहीं। देखिए आपने फटाफट क्या करना है कैलकुलेटर पे, सबसे पहले तो ये निकालना है कि 55 है, 55 का 45% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। 22 निकालिएगा तो 27 रुपये 50 पैसा आपका क्या निकल जाएगा जी, कॉस्ट। सर एक बार वो स्क्रीन कर देना प्लीज। हाँ सर, आप आगे बोल सकते हैं, वो स्क्रीन पे देख देख के करना। हाँ देखिए, तो सबसे पहले मैंने बोला 55 का आपने 50 का जो आपका सेलिंग प्राइस है उस पे आपका पहले क्या था 50%, ये जीपी कितना था 45% था। इसका मतलब कि 22,500 का आपका जीपी था, तो जीपी अगर 22,500 तो सेल कितना हो गया 27,000, कॉस्ट कितना हो गया 27,500, कैलकुलेट कर लिया। फिर आपको चेक करना है कि 1200 यूनिट यदि हम सेल करते तो हमारा कॉस्ट कितना आता, तो आया जी 33,000 का, ठीक है। तो 33,000 अभी आपका बेस हो गया। सेकंड साइड में आपने क्या देखा कि जी 1200 यूनिट आपने सेल किया 55 रुपए करके, और उसमें 48% की आपकी क्या है, मार्जिन है। तो वहां पे जब आपने कॉस्ट निकाला 42%, तो आपका आया जी कितने का आया, 34,320। हाँ, तो 34,320 जैसे ही आपका आया, इसका मतलब ये है कि 34,320 जैसे ही आपने निकाला, इसका मतलब ये है कि 33 होना चाहिए था, 34 हो गया। इसका मतलब 4% से आपका कॉस्ट बढ़ गया है। तो ये एक चीज आपका वेरीफाई हो गया। दूसरा आपका सेल्स वेरीफाई यहीं पे हो गया था। टोटल सेल आपका 60,000 का था, तो 1200 यूनिट के हिसाब, सॉरी टोटल सेल आपका बेस सेल की था 50,000 का था, तो टोटल यूनिट के हिसाब से आपका सेल 60,000 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे आपने 66,000 किया। इसका मतलब है कि 10% आपका सेल भी इंक्रीज किया। और जीपी तो सिर्फ इसलिए चेक करना था क्योंकि वो जो लास्ट लाइन बोल रहा था जी जीपी इटसेल्फ इंक्रीज बाय 3%, तो नहीं, वैसा नहीं है। जीपी एक्चुअल में 17% से इवेंचुअली इंक्रीज किया है। नेट इम्पैक्ट ओके सर, ये हो गया। ठीक है जी, चले ये एक बार एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ लीजिएगा तब आपको शायद आराम हो जाएगा, शायद आपको क्लियर रहेगा। अभी क्या क्लियर, ये क्या है इसमें, अरे
देखिए यहाँ भी सेल प्राइस कितना है, 20 रुपए का है 15 पे। उसके बाद 14 में भी 20 है। कॉस्ट ऑफ गुड सेल 5 रुपया है, 4 रुपया है। जीपी 75 है, जीपी 80 है। Which of the following best explanations? तो इसमें सबसे पहले ये पोजीशन पे आप कब पहुंचोगे बताओ तो। ये इन्वेंट्री वाली पोजीशन पे कैसे पहुंचोगे, ये तो पहुंचना मुश्किल है। हेलो, हाँ सर। ये पहुंचना मुश्किल है क्योंकि आपकी माइंड एकदम मतलब इंस्टेंटली आपका इन्वेंट्री के लेवल पे तो नहीं पहुंचेगा। हाँ तो इसके लिए तो इसके लिए छोटी सी निंजा टेक्निक है। सबसे पहला ऑप्शन देखना। हाँ, तो सबसे पहली निंजा टेक्निक है कि डिक्रीज हुआ सेल पे। तो सबसे पहले देखो 20 और 20 है, तो 20 और 20 जो है सेल तो डिक्रीज नहीं हुआ है, तो वो कैंसिल हो गया ऑप्शन। ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, तो ये भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है। लेकिन हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब निकालते हैं तो इसमें डेप्रिसिएशन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम लोग कहाँ लेते हैं? हम लोग के लिए ये नीचे का ऑपरेशनल कॉस्ट बनता है। और ये जो नीचे जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है ये भी हम लोग का ऑपरेशनल कॉस्ट बनता है। ये जीपी जब आता है, जब कोई भी आप स्टेटमेंट बनाते होंगे इनकम स्टेटमेंट, तो मैं बता रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट मतलब कैसे बनता है। देखिए, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसके बाद जो निकलता है उसको जीपी। इसमें आप अपना क्या ऑपरेशनल कॉस्ट डालते हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, जिसके अंदर सब कुछ आता है, सेल्स, डेप, ये सारी जो चीजें होती है सब इसके अंदर होती है। जब उसके बाद जो निकलता है वो नेट प्रॉफिट निकलता है। ठीक है जी, ये इस तरह का प्रेजेंटेशन बनता है। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें नहीं है। अब मैं बात बताऊंगा कि जी इन्वेंट्री कैसे ग्रो किया या क्या हुआ। ठीक है, यानी इन्वेंट्री को हम लोगों ने राइट डाउन किया, ये लाइन जस्टिफाइड है कैसे, इसके लिए मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। आप जब कभी पीएल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, पीएल मतलब ट्रेडिंग एंड पीएल, अगर आपको याद होगा कि बीकॉम पे था, तो ट्रेडिंग एंड पीएल में क्या था कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता था क्रेडिट साइड में, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक आता था, बाकी सेल्स आता था, इधर में परचेस आता था। अब बोल रहा है कि सेल्स जो है मेरा कुछ नहीं हुआ, सेल्स एज इट इज है ईयर, तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ ईयर 1 ईयर 2 पे। ठीक है जी, तो ईयर 1 और ईयर 2 क्या है, तो ईयर 1, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है जी कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो कितना है जी, 25% है। 25% होने के लिए मैं एक कैलकुलेशन लगाता हूँ जी, ये 10 रुपए का होगा या इसने 20 रुपए का परचेज किया होगा, 10 रुपए का ओपनिंग रहा होगा, क्लोजिंग 5 रुपए का रहा होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ COGS जो है वो कैसे बनता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ठीक है जी, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अभी आप देखो, ओपनिंग 10 का है, परचेज आपने 20 का करा, और आपकी क्लोजिंग कितनी है जी, -5। इसका मतलब आपके पास COGS 25 का है।
अभी आपने जो जीपी निकाला होगा वो कैसे निकाला होगा, वो इस तरह से निकाल लिया होगा। सॉरी, इसने 5 बनाया है, तो 5 बनाने के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, 5, चलो इसको 100 बना देता हूँ। तो ये 100% हो गया और बाकी सब 5% पे आके रुक गया। तो दिस माइनस अब जी ये आपका COGS बन चुका, सॉरी ये GP बन चुका आपका, ये आपका बताओ, तो ये GP आ गया। आज ये क्वेश्चन अभी रिमेन साइलेंट है, बोला सेल्स में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। अच्छा, जो पिछले का आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अभी का आपका करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है जी, मान लेता हूं कि अभी जो है आपका जो है 4 रुपया पुराना है। 4 रुपया का मतलब 20%, 4 ये जो है मैंने 20% पुराने हैं, तो 20% पुराने के लिए हम यहाँ पे क्लोजिंग तो है 5, 15, 20, ठीक है। देखिए, तो पहले तो मैंने एक डमी फिगर से पहले अपना एक ट्रेडिंग एंड पीएल बना दिया। अब मैं इस लाइन को जस्टिफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि देयर वाज अ रिटन डाउन ऑफ इन्वेंट्री इन 2015। ठीक है, बोल रहा है सेल्स स्टेड द सेम बट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज दिस कुड ऑकर बिकॉज ऑफ द रिटन डाउन वैल्यू। तो यहाँ पर रिटन डाउन वैल्यू क्या हो गया होगा, ये ओपनिंग है हमारे पास जो है वो आएगा यहाँ पे 25, 10 लेता हूँ, 5, 15, 10 GPLCG। लेटर ईयर में कैसे इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री को कम किया जा सकता, इसका क्या है कहानी, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसके अलावा और कुछ नहीं है ना, खाली ऐसे ही लाइन लिख दिया। हाँ सर, यही है खाली।
क्योंकि अगर एक तरफ अगर घटाऊंगा तो दूसरे साल में उसकी प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगी ना, मसला तो ये है। टेक्निकली क्या होता है, इन्वेंट्री में अगर आप कुछ भी करते हो ना, तो नेक्स्ट ईयर में उसकी वैल्यू एडजस्ट हो जाती है। यानी इस साल में अगर आपने क्लोजिंग बढ़ा दी, देखिए इसमें एक और रीजनिंग है। एक्चुअल में मैंने अभी सीएमए के साइट पे ले आके देखा, ठीक है। तो सर ऐसे अगर कोई और ऑप्शन क्वेश्चन आ गए तो फिर उनपे भी ऐसे ही तुक्का लगाना पड़ेगा ना, क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा। नहीं नहीं, मतलब देखिए सारे ऑप्शंस तो पहले कट चुके हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरे देखिए हमने आपको क्या बताया कि जब इस टाइप के हो तो आप पहले एलिमिनेट करें। रीजन ये होता है कि आप डायरेक्टली, आपके पास कोई कैलकुलेशन तो है नहीं कि आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप पहले इलिमिनेट कर लिया कि हाँ जी भाई डिक्रीज इन सेल तो नहीं हुआ, कट गया। एडवर्टीजमेंट नहीं आता क्योंकि वो नॉन ऑपरेशनल है, कट गया। दूसरा डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेशनल है, कट गया, तो ये बचा 1, यानी ये सही है। तो दिस इज द वन वे। लेकिन सेकेंड वे ये था कि इसकी जो रीजनिंग है वो यही है। मैं आपको रीजनिंग कॉपी करके अभी भेज रहा हूँ। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है रिटेन डाउन वैल्यू का मतलब ये होता है जब किसी इन्वेंट्री को हटाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारी एंट्री जो होती है वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करते हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री को हटा दिया है, इसके कारण हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया है, बढ़ गया है। और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गया तो हमारा जीपी घट जाता है। तो दिस इज द रीजनिंग फॉर दैट। ठीक है सर। ये आपको, ये है एक्सप्लेनेशन। अगर आप चेक करें तो शायद अब इजी हो जाएगा, लेकिन ये एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन है, ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाइएगा। और एलिमिनेशन वाले में आप 3 ऑप्शन अगर आप हटा देते हैं तो जो बचता है वही सही है, जो अभी हमारे कंट्री में हो रहा है। सारे चीज में एलिमिनेशन प्रोसेस है। यानी जो भी सवाल आपने निकाले हैं सब खतरनाक खतरनाक है जी। सर ये वाला समझ में आया ही नहीं, अरे तो ये इसीलिए इनका जो एक्सप्लेनेशन है ना वही समझना था मेरे को। नहीं नहीं, वो थोड़ा सा मुश्किल है। अरे वो कैसा भेज दिया, वो फोटो तेरा नहीं हो रहा। एक मिनट, ये मैं फोटो, वापस सेंड करती हूँ आपको। हम लैपटॉप ऐसे कर रहे हैं। हम्म, तो ऊपर का क्वेश्चन तो पूरा कॉपी कीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट, वो मैंने आंसर ही भेज दिया खाली आपको। हम्म,
सर इसमें ये मैंने ऑलमोस्ट तो निकाल लिया था, पर वो जो आईआरआर वाला दिक्कत है ना, मेरे को अभी भी सर आईआरआर में बहुत कंफ्यूजन रहता है। बोला proposed investment is not expected to have a salvage value at the end of the 5 year because of the realistic depreciation that is and the net carrying value and the salvage values are equal to at the end of the zero for the present value purpose. The cash flows are assumed occur at the end and they uses the 12% का discounting rate. ठीक है, तो सब दे दिया। इसका मतलब ये है कि आपकी जो नेट वैल्यू है, नेट इनकम एनुअल नेट कैश फ्लो 0 ईयर पे कुछ नहीं है, सेकेंड ईयर पे 2,40,000 है। अच्छा, इसमें क्या डेप्रिसिएशन का कोई चक्कर नहीं है क्या? नहीं सर, इसमें वो आईआरआर का बोल रहे हैं मेरे को कि मतलब क्या कैसे फर्क पड़ेगा, वो मेरे को समझ में ही नहीं आया तो कि सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा आपको कि जी इसमें एनपीवी कितना आता है 12% पे, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आता है इसमें? तो यानी कि एक बार तो आपको एनपीवी निकालना पड़ेगा ना जी। हाँ सर, एनपीवी निकालना पड़ेगा, वो मैंने निकाला भी था और आ भी गया था आंसर भी। तो पर एनपीवी आपका कैलकुलेशन में कोई मसला नहीं है, नहीं सर, वो तो निकल गया था। जो कि कितना आता है? 2,12,000 आता है। 12,320। हाँ सर। 2,12,320। ठीक है। हम्म। अब जो होगा, अब जो इसका आईआरआर होगा, टेक्निकली लैंग्वेज के हिसाब से अगर इसको ज्यादा नंबर से डिस्काउंट करेंगे तभी ये जाके इसका आईआरआर पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि 12% पे इसका अगर एनपीवी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि और कंपनी कैन अफोर्ड द हायर डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, तो वो 15, 13, 14 इस किसी पे भी जाके उसका आईआरआर बन सकता है। मैं आपको इसका आईआरआर एक बार निकाल के बताता हूँ, फिर वी विल आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, लगे हाथ आपका रिकैप भी हो जाएगा आईआरआर का प्रोसेस। क्लियर? 2,40,000, 2,16,000, 1,92,000। ठीक है जी, 1,68,000 और 168 और 144,000, 144,000 आई बिलीव यही है ना। रेट क्या है जी? 12% के हिसाब से। चलो, 12% के हिसाब से का मतलब हो गया कि जी 12%, तो दिस डिवाइड बाय एक काम करते हैं, इसको अलग से निकाल लेते हैं। अच्छा, ये 1, 2, तो अपना ईयर भी निकाल लिया। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस वन डिवाइड बाय 1 प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय सर ये जो आपने ट्रिक बताया था कैलकुलेटर पे, मैं इसमें ये भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई, ये भी निकला नहीं जल्दी से। मैं भी बता रहा हूँ ना, एक मिनट। तो डिवाइड बाय 1 प्लस वन डिवाइड बाय 1 प्लस दिस।
ठीक है जी, पहले साल का करेक्ट हो गया। इस तरह से हमने निकाल लिया 5 इयर्स का। आई थिंक हमारा आंसर्स पे भी यही है लिखा हुआ। हाँ ठीक है। 6 साल का है क्या प्रोजेक्ट? हाँ सर 5 का ही करेंगे इसमें। अच्छा नहीं, वो मैं देख रहा 6 साल का टेबल दिया हुआ है। तो हो गया और उसके बाद आपका 6 लाख का आई बिलीव इन्वेस्टमेंट है, सॉरी 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो इसका मतलब आपका एनपीवी आ गया कि ये आ गया 2,11,000, जो कि इन्होंने राउंड ऑफ में लिया इसीलिए इतना ज्यादा। ठीक है, जी अब इसको मैं लेता हूँ जी 20%, 18%, 18% पे लेता हूँ। तो 18% लेने का मतलब ये है कि इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ब्रैकेट 1 प्लस ये हो गया। अब इसमें से मैंने इसको फिक्स कर देनी है। चलो, उसके बाद यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी टोटल निकाल दी। 18% पे भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हम इस पे 22 पे भी पॉजिटिव आ रहा है, 25 पे भी पॉजिटिव आ रहा है, 28 पे पॉजिटिव आ रहा है, 30 पे पॉजिटिव नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये चूंकि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो आंसर बनेगा दिस माइनस दिस, तो 2,577। तो यानी कि समवेयर 30% पे जाके आपका जो होगा आईआरआर जो होगा वो क्या होगा, रीच होगा। अब आइए मैं आपको आईआरआर सिखाता हूँ। तो चूंकि गैप ज्यादा है बट स्टिल यू कैन डू इट, समवेयर आपका आंसर 100 एक्यूरेट आएगा। 12 पे आपका पॉजिटिव आईआरआर था, बात सुनिएगा, 12 पे आपका पॉजिटिव आईआरआर था। ठीक है, दूसरा आपका जो है ये पॉजिटिव आईआरआर जो था वो कितना था, 212 था, डिवाइड बाय डिफरेंस इन आईआरआर। तो डिफरेंस इन आईआरआर का मतलब होता है जी दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड किया, क्योंकि ये माइनस है इसलिए हमने ऐड किया। दोनों के बीच का गैप, दोनों के बीच का गैप कितना, 18 है, 18 है, 18 है। अब आइए 12 आपका था पहले से तो वो आपने रहने दिया, ठीक है, उस पर कोई मसले का काम नहीं है। दैट इज 12% इज योर इनिशियल, हो गया। सेकेंड आ जाइए, आपने करना था दिस डिवाइड बाय दिस, और ये 18% से आपको मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है कि दिस 18 मल्टीप्लाई बाय दिस होगा तो 17% आ जाएगा, और पहले से 12 था। इसका मतलब है कि आपका जो आईआरआर बनेगा वो बनेगा 29.78%। तो अगर आप 29.78% से डिस्काउंट कीजिएगा तब जाके आपका एनपीवी 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे सिर्फ फ्लैट आंसर करना था, तो बिना कैलकुलेशन के भी आप आंसर कर सकती थी, क्योंकि अगर यहाँ पे बिना कैलकुलेशन के आप आंसर कर सकती थी,
क्योंकि अगला सिर्फ पूछ रहा था कि एग्जैक्ट 12% होगा, तब बोलना था नहीं नहीं होगा, अंडर 12% तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्काउंटिंग रेट अगर छोटा होता है तो एनपीवी बड़ा होता है, तो मतलब बी तो कभी नहीं हो सकता। तीसरा आंसर बिना कैलकुलेशन के भी आप आंसर कर सकती थी, क्योंकि अगर एनपीवी पॉजिटिव है और हमको अगर निगेटिव चाहिए तो हमारे को डिस्काउंटिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब भी डिस्काउंटिंग रेट लूंगा वो 12 से ज्यादा लूंगा, तभी जाके मेरा वो आईआरआर को रीच करेगा। आप बताइए। ओके सर, आप ये तो आता है। तो नहीं, बिना करे भी आप इसका आंसर कर सकती थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर ये आईआरएन वाला थोड़ा कंफ्यूजन रहता है अभी तो समझ नहीं। एक 5 मिनट लगेगा। हम्म, कलम कॉपी अगर साथ में है हाँ सर। तो ये 5,000 का कैश फ्लो है, और आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 20,000 का है। एक आईआर निकाल के दिखाइए, हम्म, निकालिए। ले। आईना मेराज, मेराज फिल गुरफा के लिए मैं बता रहा हूँ। आप किसी कंपनी में रहिएगा, आपको कोई बंदा बताएगा क्या मैं डिस्काउंटिंग रेट से कौन से रेट से मैं बोरो करूँ, मैक्सिमम रेट से? कोई भी आदमी आपको नहीं बताएगा पूरी जिंदगी में। आपको अपने से यहाँ पे एक डमी नंबर रेट लेना पड़ेगा 10%। पहला काम आपको ये करना होता है, एक डमी रेट लेना पड़ता है। आइए कैलकुलेटर पे हम आपको सिखाते हैं फिर से रेट को, डिस्काउंटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करना। ठीक है जी, दिख रहा है? देखिए 1 डिवाइड बाई 1.1, ये हो गया जी पहले साल का। ठीक है, दिख, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवें साल का। यानी यहाँ पे लिखिएगा 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। ठीक है जी, अभी हम इसको चेक करते हैं कि हमने सही लिखा है या गलत। तो डिवाइड बाय 1 प्लस रेट हो गया जी। इसको पावर देते हैं जी टाइम के साथ। परफेक्ट जा रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, तो ये सर आपने वो क्या, एक और था ना, मैं तो कौन सा? मैं भूल गई। वो आपने एक एम प्लस वाला भी तो सिखाया था। अरे भाई वो मेरा मोबाइल में एम ऐसे है, वो ऐसे है। चलिए इसको पहले क्लियर करते हैं। तो 1 डिवाइड बाय 1.1, तो वो मैंने आपको सिखाया था किसके लिए, मैं बता दूं? जब आपको एन्युटी निकालना हो। सर ये प्रैक्टिस नहीं की ना, इसीलिए भूल गई मैं। वो जब आपको इसका सम टोटल अगर कैलकुलेट करने का दिल हो, क्योंकि एन्युटी इज द सम टोटल ऑफ डिस्काउंटिंग ना, तो यानी 3.7 लाइन लाने का है, और आपका कैलकुलेटर में जीटी फंक्शन नहीं है। मैंने बताया था तभी आपके लिए वो काम का है जब आपके पास जीटी फंक्शन नहीं है। तो मान लो हमारे पास इस कैलकुलेटर में जीटी फंक्शन नहीं है, तो फिर हम उसको यहाँ पे ले जाके डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर इसको डालेंगे, फिर 3, फिर ये, फिर 4, फिर ये, फिर 5, फिर ये। मेमोरी रिकॉल करेंगे तो आ जाएगा 3.79 जी। वो सिर्फ आपको एन्युटी के लिए मैंने बताया था। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि आपके पास जब भी कोई कंपनी आपको बोले कि ये प्रोजेक्ट पे हमको एडवाइस कीजिए कि मेरे लिए कितना पे हम इसको ले सकते हैं, तो आपने सबसे पहले एक डमी नंबर लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक डमी नंबर कितना लिया, 10% का मार्केट डिस्काउंट कर रहा है।
यानी मार्केट का जो बोरोइंग रेट है वो कितना है, 10% का है। तो ये मेरे लिए एक डमी नंबर हो गया। अब इस डमी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना होता है, टोटल करके चेक कीजिए, 18,000 होता है। मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने का है, 20,000 का। तो यानी कि अगर 10% में अगर मार्केट से बोरो करके अगर ये काम करना पड़ा, तो मेरे कंपनी के लिए ये क्या हो जाएगा जी, नुकसान हो जाएगा। बता रहे हैं आप, हाँ सर। नुकसान हो जा रहा है। तो आप उनको क्या बोलिएगा कि आपको बोरो करना पड़ेगा समवेयर लेस देन 10%। कितना, समवेयर लेस देन 10%। 10%। अब बात होगा जी कितना, क्योंकि आपका मैनेजमेंट वो राउंड अबाउट से अग्री नहीं हो सकता, उसको चाहिए एग्जैक्ट नंबर कितना। तो आप उसको कैलकुलेट कीजिएगा। देखो भाई, मैं एक बार इसको 6% से डिस्काउंट करती हूँ, क्योंकि बाजार का अगर 6% का रेट है तो देखते हैं कि 6% पे कितना आता है। तो 6% का मतलब ये हो गया कि 1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ब्रैकेट 1 प्लस 6%, तो उसके बाद ये पावर 1। ठीक है जी, इसमें एक हम फिक्स करना था, ये कर लिया मैंने फिक्स। तो ये पहले साल का हो गया जी, 5 साल का इस तरह डिस्काउंट निकल जाएगा। अब आप रेट कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है जी, अब ये कैलकुलेट करके आप उनको बता सकते हैं, देखो भाई तुम्हारा 6% में तुमको फायदा है अगर तुम्हारा बाजार 6% तक अग्री हो जाए तो। If you are getting the loan at the rate of 6%, then this project is good for you. ठीक है, पर फिर भी ही वोंट अग्री विथ योर आर्गुमेंट, क्योंकि आप उसको अभी भी एक ब्रैकेट दे रहे हो। यू आर नॉट गिविंग अ फिक्स नंबर कि एग्जैक्ट कौन सा नंबर है जिसपे हमको ये काम करना चाहिए और उसके आगे नहीं करना चाहिए, उसके आगे करना चाहिए। ठीक है, तो आपने उसको निकाल के दिया जी 6% पे आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो। 10% पे तो गलती से भी मत करना, वरना जो पैसा है घर का वो भी लाके देना पड़ेगा। ठीक है, नाउ ही विल आस्क यू, नाउ कैन यू टेल मी द एग्जैक्ट रेट। आप उसको बोलोगे 6% में तुम्हारा एनपीवी पॉजिटिव है। कैसे बोलिएगा, 6% में तुम्हारा एनपीवी पॉजिटिव है। लेट्स राइट एनपीवी ऑफ द पॉजिटिव डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ एनपीवी। वर्ड यूज कीजिएगा, डिफरेंस ऑफ एनपीवी। तो डिफरेंस ऑफ एनपीवी का मतलब दोनों के बीच का गैप, मल्टीप्लाई बाई रेट का डिफरेंस। तो रेट का डिफरेंस कितना है जी आपका, 4 का। यानी आप उसको 6 बताइएगा, साथ में ये बोलिएगा जी ये इसको और इसको 4 को। यानी कि अब आप जब उसको रेट रिकमेंड कीजिएगा तो बोलिएगा देख भाई तुम्हारे लिए जो रेट बनेगा कितना बनेगा जी, 8% के रेट पे अगर तू प्रोजेक्ट को जा रहा है 8.01% पे, देन दिस प्रोजेक्ट इज गुड फॉर यू। इससे आगे में जाएगा तो तेरे लिए ये नुकसान का सौदा हो जाएगा। अब मैं आपका छोटा सा कैलकुलेशन, ये मैं जो 8% रेट कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, उसको रिकमेंड कर रहा हूँ ना जी 8%। अब मैं चेक करूंगा कि 8% पे हम सही उसको रिकमेंड कर रहे हैं या गलत रिकमेंड कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स गो एंड कैलकुलेट एट द रेट ऑफ 8%। तो आ जाओ, 8% का आपका डिस्काउंटिंग कैसे निकलेगा सर एक बार मैं करके दिखा दूँ? हाँ बिल्कुल दिखाएं जी। ये पावर ट्रैकर लड़की कौन है, फिरद रहमान कादरी? ट्रैकर भी वैसे ही कल एक बैग था बहुत अच्छा था, बहुत हल्का, पूछे उससे एकदम 10 रुपए। बेबी बैग ये कौन सा होता है बेबी बैग? ये होता है छोटा सा होता है जिसमें यही तो बेबी बैग है।
छोटा सा होता है जिसमें आप मुझे वीडियो से बच्चे के लिए मम्मी मेरे बैग में रख लीजिएगा। हाँ वो बोली मेरा बैग है। तो बहुत है आपका दिमाग वो तो लाए ही नहीं गैस का विषय लाना तो वो भी नहीं ला मेरा चीज लाना था वो भी नहीं ला ये 100 रुपया तक का चलता है क्योंकि हम लोगों ने फ्रैक्शन वो किया ना। देखिए वो 50 माइनस में आया अरे बाबा वो इसलिए आया, मैं बता रहा हूँ 8.01 एग्जैक्ट आता है। 8.01 हम लोग का निकला है ना यहाँ पे। अब आइए देखते हैं उसको कैसे आता है। 1 डिवाइड बाई ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस दिस, इसके बाद पावर ये हो गया। अब इसमें हमने इसको थोड़ा सा इसको लिमिट्स कर दिया, ठीक है जी। तो आइए 5000 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये कितना का आया? वो कोई 50 रुपए का डिफरेंस है, 41 रुपए का डिफरेंस है। यानी कि अगर ये थोड़ा परसेंटेज अगर सॉरी आपका ये 8.1 की जगह हो सकता है 8.9 अगर हो, पच्चीस, यानी कि 7.9 पे, ठीक है 7.9 पे एग्जैक्ट समहाउ मैच हो गया। देख रहे हैं? तो इसका कहने का ये मतलब था कि आप उसको जब रिकमेंड करेंगे तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई 8% पे अगर तुम काम स्टार्ट करोगे तो तुम्हारी ये पोजीशन है कि यू कैन एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। 8% के नीचे है तो बेहतर है, 8% के 1 रुपए भी ऊपर है यू शुड नॉट गो फॉर इट। क्लियर हो गया? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ IRR। IRR का लफ्जी मानी है, लफ्जी मानी मीन जो इसकी वर्ड मीनिंग है वो यही है कि IRR इज द पॉइंट वेयर योर NPV इज 0, दैट्स ऑल। देखिए इन्होंने कुछ ऐसा भी लिखा है, further IRR the discount rate that produced NPV to 0। ठीक है जी, तो ये है IRR। अच्छा ये आपने 60 सवाल प्रैक्टिस करके निकाला है या सिर्फ 20 सवाल प्रैक्टिस करके निकाला है? मेरे सवाल है। नहीं सर अलग अलग है। तो ये खत्म हो गया आपके सारे क्वेश्चंस? नहीं सर खत्म नहीं हो गए, खाली 20 ऐसे करते हैं अभी तो है। और तो अगर अभी कुछ पूछना तो पूछ लें, क्योंकि फिर फर्दर मैं अभी मजीद कुछ नहीं पढ़ा रहा। रीजन ये है कि अब पढ़ाऊँ फिर मेरे को रिपीट करना पड़ेगा। तो जो भी आपके डाउट्स है तो आप फटाफट पूछ ले, कोई मसला नहीं है। और कुछ है? हाँ सर मैंने फोटो तो बहुत सारी लेके रखी थी। कुछ नहीं, पूछ ले, मसला नहीं है। और अगर लाइफ को और आसान करना है ना तो फोटो को एक्सेल में चिपका चिपका के रख दीजिए, मेरे साथ शेयर करके 1 to 1 करके डिस्कस करेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन मैंने आपको उस दिन एक छोटा सा मशवरा दिया था कि पर डे आप कम से कम 3 दिन में आपके जो हैं 60 या 180 सवाल प्रैक्टिस हो जाने चाहिए थे, जो कि आपने नहीं किया। हाँ सर। तो प्लीज डू द ऑनर, माय वर्ड्स आल्सो, बिकॉज एग्जाम में वो सारे सवाल आएंगे। अगर नहीं होगा तो फिर मुश्किल ये होगा ना, अभी आपको भले इजी लग रहा हो लेकिन ये इजी नहीं है, पर हैज इज विद द मैथ। नहीं सर इजी तो नहीं लग रहा मेरे को कहीं से भी। नहीं मतलब इजी इन द सेंस कि चलो ठीक है आज नहीं कल कर लेंगे परसों कर लेंगे वाला इजी। नहीं सर ऐसा। अब थोड़ा 20-20 करके कीजिएगा तो आपके लिए डुएबल है, मतलब हो जाता है। 20 एक बार एक सीटिंग में 20 काफी है, क्योंकि अगर आप एक बार में एक दिन में अगर 2 से 3 सीटिंग आपने अगर लॉग इन कर लिया, इसका मतलब है कि आप 60-70 सवाल आप पर डे कर पा रहे हैं। ठीक है। और पुराने सारे सेक्शंस देखिए, अब आपके पास बी भी कंप्लीट है। बी में मतलब सिर्फ 2 छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब उसके लिए बी को भी आप नहीं रोक सकते, बी की आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। और आप पुराने नहीं रीडिंग सर बी कर रही हूँ मैं, बी भी कर रही हूँ।
थोड़ा सा। तो अब आपके डी मतलब जो है मेरे इंड से आपको जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो सिर्फ बचता है सी। ई और एफ सॉरी डी और एफ का जो है मामला ऐसा है कि डी और एफ एक बार अगर आप रीड करके कर सकती हैं तो ठीक है, वरना अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको एफ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। डी अभी आपका हो जाएगा क्योंकि आपने रिस्क रिटर्न में सारे ऑलमोस्ट पढ़ लिए हैं। सर डी में कौन सा सेक्शन है? बाबा रिस्क है, रिस्क 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 मैनेजमेंट। जी। तो रिस्क का आपने सारा चीज पढ़ लिया है। अगर आप थोड़ा सा डिटेल पे जाइएगा ना तो आपको पता चलेगा कि सारा जब भी आप बी पढ़ रही थी ना रिस्क एंड रिटर्न सेक्शन, तो उसमें वो सारी चीज थी जितना आपको पढ़ना था। तो ऐसा कुछ में तो थ्योरी ही है। हाँ, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, एग्जाम में उससे भी सवाल आते हैं। हाँ सर, मेरे को थ्योरी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, थ्योरी वापस पढ़ने पड़ेगी। तो आप तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे, हमारे तरह कौन सा हिंदी मीडियम की थी? अब वो तो अच्छा सर याद नहीं है ना, याद पढ़ना तो पड़ेगा ना, थ्योरी है वो, थ्योरी आपको पता ही है, फिर वो थोड़ा पढ़ाई नहीं जाता है, बोरिंग सा लगता है। एक दिन लेंगे, एक छोटा सा उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि जैसे अभी हमने सेक्शन 1 में एक्सपेरिमेंट किया, जो सेक्शन एफ है ना नया वाला, उसको हमने पढ़ा दिया एक बार पूरा। उसके बाद हमने सारे लोगों को बोला कि आप अपने लेवल पे जाके एक बार छोटा सा 2 घंटे लगा के एक प्रेजेंटेशन बना के समझा दो। सेक्शन वाइज मैंने बांट दिया, 2 सेक्शन 3 सेक्शन में, एक्चुअल में 4 सेक्शन ही थे उस बुक में, तो मैंने 2-2 बंदे को बांट दिया और सारे बंदों ने अपना प्रेजेंटेशन बना के बताया। फिर सारे न्यूमेरिकल्स मैंने बुक से करवा दिए सामने सामने, तो फिर लोगों को लगा कि हाँ वो चीजें तो काम कर रही हैं। अदरवाइज खुद से पढ़ने में सबका हालत वही था कि मैं भूल जा रहा हूँ सर, मैं भूल जा रहा हूँ। तो हमको लगता है कि यहाँ भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हाँ सर मार्च भी निकल गया, सी और ये एफ। नहीं सी में आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरे पास से टाइम नहीं जा रहा है। सी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है ना, सी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, यानी सी इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि आप मतलब सी को अगर कायदे से करते हैं ना तो मुश्किल से 4 से 5 क्लास का है। सी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, वो बी की तरह नहीं है, मतलब हर चीज बी में डाल दिया, बी की तरह कुछ भी नहीं है। ए कितना ऑर्गेनाइज्ड है, ए ऑर्गेनाइज्ड है, ई ऑर्गेनाइज्ड है, सी भी ऑर्गेनाइज्ड है कि आपको 4 चीजें पढ़नी है या 5 चीजें पढ़नी है बस। लेकिन बी में क्या है ना, दुनिया का सब चीज पढ़ना है उसमें, बी में टाइम जाता है। हाँ सर। सी में नहीं जाता। तो सर मेरे को अप्रैल में एग्जाम देना है, तो उसके लिए सर फीस और अभी सब बुक करना पड़ेगा मेरे को। तो अभी कोई कुछ आया नहीं है ना कोड वगैरह? एग्जाम के कोड तो नहीं आए हैं और रिन्यूअल के कोड रिक्वेस्ट किया हुआ है क्योंकि मेरा खुद रिन्यूअल कराना है 23 तारीख को। तो मेरा तो खत्म ही हो गया, तो अभी मैसेजेस आ रहे हैं रिन्यूअल के। मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, अब और 10 दिन देखते हैं, वेट करते हैं, उनके पास कुछ आता है तो। सर एग्जाम फी में नहीं मिलता है ना? मेरे को मिला था भाई, मेरे टाइम में मेरे को मिला था, मेरा एग्जाम फीस पे मेरे को तकरीबन 40% का डिस्काउंट मिल गया था, इसीलिए मैंने दोनों एग्जाम साथ में बुक कर दिए थे और मैंने एक ही विंडो में दोनों एग्जाम भी दे दिए थे। तो इट वाज लाइक कि हाँ चलो हो गया आराम से। थोड़ा सा प्रेशर था क्योंकि आपको पता है 2 पेपर आप साथ में दे रहे होते हो 1 मंथ के गैप में, तो थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। लाइक प्रैक्टिस करनी थी, प्रैक्टिस करी है। आपको भी इसलिए बोलता हूँ कि डेली अगर 20-20 करके 20-20 सवाल करके भी अगर आप हर सेक्शन से उठाएंगे तो आपके सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है ना कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपके पढ़े हुए से नहीं समझ आएगी जब तक आप उस पर सवाल नहीं करेंगे। तो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन जरूरी है। चलिए निकाले, अभी आपका कोई और कौन सवाल है? अगर जो भी डाउट्स वाले हैं निकाले फटाफट, या नहीं है? तो इतने नहीं है। अभी नहीं है तो मैं आज दिन में घर पे ही हूँ,
तो आप अभी बैठ के करो और मेरे को मैसेज कर देना, मैं आके एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आप कम से कम 50 सवाल आज करो बैठ के, 2 सीटिंग में कर ठीक लो। है सर। मैं घर पे हूँ।